बहुत सारे पत्रकारों के पास घोटालों की फाइलें हैं, तो क्या उखाड़ लेंगे वो, क्या कर लेंगी ममता बनर्जी? जब आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसी है, आपके पास तमाम चीजें हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो कोयले की काले किसके किसके मुंह पर लगी है, आखिरकार किसका किसका दामन साफ नहीं है, ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने ऐलान किया और उन्होंने ये कह दिया कि अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके पास सबूत पेनड्राइव में मौजूद है, हड़कंप मच गया। शुवेंदु अधिकारी ने एक कानूनी नोटिस भी भेज दिया और कहा कि 72 घंटे के अंदर हमको जवाब चाहिए, नहीं तो हम मानहानि का केस दर्ज करेंगे। तो ऐसे में राजनीति गर्म हो गई है। इस राजनीति में कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी सर, बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति हो रही है और इसमें कोयला स्कैम को लेकर आरोप लग रहा है। अमित शाह कटघरे में है, ममता बनर्जी कह रही है छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। अब इसको किस तरह से लिया जाए? ममता बनर्जी के पास ऐसे सबूत हैं जिसके मद्देनजर अमित शाह भी फंस सकते हैं और उनके जो शागिर्द हैं शुवेंदु अधिकारी, वो भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। लेकिन वो अपनी जान बचाने के चक्कर में उसको दबाए बैठी हैं क्या? किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए हिमांशु जी, अगर ये आप कोयले वाला मामला देखें, ये 7 साल पुराना मामला है और इसमें एक अनूप माझी है वहां पे, वो कारोबारी हैं कोयले के और उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगते रहे हैं, केस भी चल रहे हैं और वो माना जाता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी के कोर ग्रुप के हैं, ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं और वो उनको फंडिंग भी करते हैं। और माना ये जा रहा है, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, कि आईपैक को भी वही फाइनेंस करते हैं। ये मोटा मोटी मामला है जो कोयले का मामला है। लेकिन ये मामला 7 साल से चल रहा है। एकाएक एक महीने पहले, चुनाव से एक महीने पहले आई पैक को पकड़ लेना, आई पैक के दफ्तर में छापेमारी करना, इसलिए सवालों के घेरे में है कि आई पैक कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं कि वो बिजनेस कर रही हो या कुछ कर रही हो। वो तो स्ट्रेटजी बनाती है, चुनावी स्ट्रेटजी बनाती है किसी भी राजनीतिक दल की। लंबे समय से ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। उसके जो फाउंडर हैं, पहले तो प्रशांत किशोर भी थे, वो बाद में अलग हो गए, उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी बना ली। और बाद में जो सेकंड को फाउंडर थे प्रतीक जैन, आजकल वो उसको देख रहे हैं और वो आईटी के हेड भी हैं ममता बनर्जी के। तो ये कहेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं, पार्टी की स्ट्रेटजी तय करते हैं, पार्टी के चुनाव में किस प्रकार से, कहां से कौन चुनाव लड़े, ये सारी स्ट्रेटजी तय करते हैं। तो ममता बनर्जी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी की चोरी करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ईडी का प्रयोग किया है। और उन्होंने तो यहाँ तक वर्ड यूज किया कि ईडी आजकल छापामारी नहीं कर रही है, ईडी डकैती कर रही है और हमारे कागजों की, हमारे फाइलों की, हमारी पेन ड्राइव की डकैती करने के लिए ईडी आई है, ना कि जांच करने के लिए। ये आरोप तो ममता बनर्जी की तरफ से है। अब अगर हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, सरकार की पक्ष की, ईडी की या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से कोयला आरोपी से पैसे ले रही हैं, दूसरे उनके कई मामले हैं, उसमें उनका भतीजे के ऊपर भी केस चल रहा है, उनकी भी जांच भी हुई है, उनको ईडी ने भी पिछली बार बुलाया था और उनके भतीजे जो हैं उनकी पत्नी को भी बुलाया था, जो ममता बनर्जी की बहू हैं। तो उन पे भी पिछले 2 साल से कई बार जांच पड़ताल हुई है, बातचीत चल रही है। तो उनका मानना ये है कि जो दबाव ममता बनर्जी के ऊपर पड़ रहा है ईडी का, उससे बचने के लिए वो इसको राजनीतिक रूप देना चाहती है, इससे बचना चाहती है और वो इस तरह की हरकतें करके कहीं न कहीं मीडिया को और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो हमारा है, हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं, हमारा एक सवाल है कि अगर 2 साल से आप पूछताछ कर रहे हैं, उनके भतीजे जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी बहू है, उससे आप कर रहे हैं, कोयला व्यापारी से आप कर रहे हैं, 7 साल से केस चल रहा है, तो ये चुनाव के एक महीने पहले एकाएक ईडी इतनी एक्टिव क्यों वेस्ट बंगाल में हो गई है, ये बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, जहां चुनाव आते हैं वहां ईडी बड़ी तेजी से एक्टिव हो जाती है। उससे पहले आपने देखा था बिहार हो,
चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पे ईडी एक्टिव हो गई थी। तो ये ईडी का बेजा प्रयोग कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल कर रहा है। इस तरह के बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। देखिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन, अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वो ममता बनर्जी की सरकार है, उसकी कठपुतली है। अगर आप दिल्ली की बात करें केंद्र की, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो केंद्र सरकार की कठपुतली है। तो क्या एजेंसियां किसी भी सत्ताधारी दल की कठपुतली बन के काम कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। बात ये है कि जो तमाम संस्थाएं हैं, तमाम एजेंसियां हैं, उनकी जो साख गिर रही है या साख गिर चुकी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी क्या ये इस काम के लिए रह गई है कि सिर्फ वो सत्ताधारी दलों के लिए काम करेगी? ये कोई आज की बात नहीं है, और मैं खाली अभी 2-5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा। ये आरोप कांग्रेस की 10 साल की सरकार पर भी लगते रहे। अगर हम बहुत ज्यादा ना करें, पिछले 20 साल का ही विश्लेषण कर लें, तो कोर्ट ने भी कहा था कि ये एजेंसियां जो है, खासकर सीबीआई जो है, सरकार का तोता है, सत्ताधारी दल का तोता है। और आज वही काम ईडी भी कर रही है, और हाल फिलहाल तो चुनाव आयोग को भी इस प्रकार के आरोप लगे। तो ये देश में जिस प्रकार से साख इन एजेंसियों की गिर रही है, तो ये देश के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार की साख पर भी बट्टा है। जी। अच्छा, सरकार की साख पर बट्टा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कानूनी नोटिस ममता बनर्जी को भेज दिया है, कहा 72 घंटे में हमको सबूत भी बताएं कि कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर ममता बनर्जी इतने बड़े आरोप उन पर लगा रही हैं, अमित शाह पर लगा रही हैं। तो 72 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी संभावना जताई जा सकती है क्या? देखिए, आपको हिमांशु ये चीज समझनी होगी, ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ये कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी गीदड़ भमकी देते हैं, कुछ भी जुमलेबाजी करते हैं। ममता बनर्जी ने 72 घंटे में अगर जवाब नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट चले जाएंगे, मानहानि का दावा कर देंगे। मानहानि का दावा का आप कोर्ट में करेंगे, कोर्ट में फिर डेट लगेगी, 2 डेट पे आप जाएंगे, तब तक चुनाव हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा। ये सब नूरा कुश्ती है, राजनीतिक नूरा कुश्ती इसको मैं कहता हूँ, कुछ नहीं है। और दूसरा, वो जवाब दे देंगी, हाँ आपका उनके साथ संबंध है, ये है, फलाना है, ढिमका है। ये खाली आरोप प्रत्यारोप, जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने लोगों को बचाए रखने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, मीडिया को काम देने के लिए, और जो उनके वोटर हैं उनमें एक मैसेज देने के लिए इस प्रकार के जो वक्तव्य आते हैं, वो उनको प्रभावित करने के लिए होते हैं। इनमें कोई जान नहीं होती, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। हमने कहा ना आपको, अगर आप इस चीज की सच्चाई देखें या आपसे एक सवाल पूछें कि इसी समय क्यों शुभेंदु अधिकारी इसी समय क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या इससे पहले कोई चीज उनको दिखाई नहीं दी थी? जब गवर्नर वहां पे बेजा प्रयोग कर रहे थे सत्ता का और सरकार के खिलाफ चीजें कर रहे थे, तब शुभेंदु अधिकारी कहाँ चले गए थे? शुभेंदु अधिकारी जब वो कोर्ट से कई इस तरह के फैसले आते हैं, तब शुभेंदु अधिकारी उस पर क्या वक्तव्य देते हैं? तो ये तो देखिए नूरा कुश्ती राजनीतिक दलों की है, और दोनों राजनीतिक दल, जो पुराना राजनीतिक दल है वो सत्ता पे काबिज रहने के लिए कुछ भी करने को आतुर है, और जो दूसरा मजबूत सत्ताधारी दल केंद्र का है, वो राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए वो अपने पूरी ताकत लगा रहा है। अब इसमें जीत किसकी होगी? ये तो सब टूल है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे कुछ भी, सब टूल है। तो कौन सा टूल लगा के आप जीत हासिल करके प्रदेश में सत्ता हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ उसकी लड़ाई है, इसमें और कुछ नहीं है। आज बिहार का क्या हुआ? बिहार में जो तमाम चीजें चल रही थी, इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, ना वहां मीडिया कोई विश्लेषण कर रहा है, ना वहां पे कितने आरोप प्रत्यारोप हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, सरकार बनने के बाद कोई पूछ रहा है क्या? तो ये सारी चीजें तब तक है जब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो जाता। चुनाव होने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैंने पहले भी आपको भी आपके चैनल पे भी कहा है कि ईडी का जो मामले का परिणाम तक ले जाने का एवरेज है, क्या वो बता सकते हैं आप? अगर ईडी ने 100 केस लिए, वो 4 केस को भी जो है जेल तक नहीं पहुंचा पा रही आरोपी को। क्यों भाई?
आरोपी बरी हो जाते हैं कुछ साल में। केजरीवाल जी का क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का क्या हुआ, कौन फांसी पे चढ़ा, किसको 20 साल की कारावास हुई, ये क्या हो रहा है? तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये चीजें सिर्फ चुनाव तक सीमित है या उसके बाद भी ईडी सीबीआई अपना काम लगातार कर रही है कि नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि कम से कम एजेंसियों को ये होना चाहिए कि 10-20 केस तो ऐसे करें कि आप उनको परिणाम तक पहुंचाएं और जनता में आपकी साख बनी रहे। साख गिरती जा रही है एजेंसियों की, ये बड़ा सोचनीय विषय है, ये बड़ा दुख का विषय है, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला सब्जेक्ट है कि आज एजेंसियों की साख गिरती जा रही है। जिस प्रकार से आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि वहां की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो क्या आप कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि सीबीआई आएगी और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और आरोपी को फांसी हो जाएगी? क्या ये कह सकते हैं आप निश्चित तौर पे? क्योंकि सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इनकी कार्य प्रणाली जो हम पिछले दिनों में देख रहे हैं, हम इतना विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये वास्तविक जांच होगी, क्योंकि ये नेताओं से, सरकार से प्रभावित रहती है, उनके दबाव में काम करती है। तो इनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये जांच बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि जब आप दबाव में रहते हैं तो फिर आप दबाव के तहत काम करते हैं। या तो फाइलें धूल फाकती हैं, या फाइलें साइड पर रख दी जाती हैं, या फाइलें सेट हो जाती है। इस तरह के भी बहुत सारे केस हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए और एजेंसी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो एजेंसी की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें करनी चाहिए। देखिए, थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं। अब मुझे बहुत सारे ऐसे केस याद है कि कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और वो ईडी का और सीबीआई का यूज करती थी। तब यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और संसद में चीख चीख के मुद्दे उठाती थी, हम लोगों को देती थी कि ये देखिए ये घोटाले कांग्रेस कर रही है, और पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी। तो आज क्या हो गया? आज आप सत्ता में हैं और वो आप कांग्रेस से कहीं ज्यादा हरकतें उस तरह की कर रहे हैं। तो माना जाए कि जो सत्ता में रहेगा वो बेजा इस्तेमाल एजेंसियों का करेगा? क्या ये ठीक है? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास जो पेन ड्राइव है जिसमें वो सबूत होने का जिक्र कर रही हैं, वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है क्या? क्योंकि उनके उनके अगर ऊपर ईडी की छापेमारी नहीं होती है तो फिर वो उस सबूत को दबाए बैठी रहेंगी, लेकिन अगर उन पर एक्शन होगा तब वो सबूत लेकर सामने आएंगे और कहेंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बात हुई? देखिए हिमांशु, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई सबूत उनके पास इस तरह का है। जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें सब प्रदेश में चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से प्रदेशों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, या जहां पे सरकारें नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दल है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, आपके पड़ोसी उत्तराखंड को ले लीजिए कि केंद्र की भाजपा सरकार या अमित शाह किस प्रकार से राज्यों में अपनी पार्टी को चला रहे हैं। तो इसमें आप कोई बहुत बड़ा सबूत दे देंगी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी कह रही है कि वो पेन ड्राइव और हमारी सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की स्ट्रेटजी भी उसमें है। पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो चुनाव लड़ने वाली बात हो, चाहे उनके कैंडिडेट की लिस्ट हो संभावित, उस तरह की चीजें हो सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है कि मैं इसको यहाँ क्लीन चिट नहीं देना चाहता ये बात कह के कि जो कोयला का व्यापारी है, जो मैंने अनूप ओझा की माझी की बात करी है, अनूप माझी जिस प्रकार से जुड़े रहे ममता बनर्जी से, वो जरूर फंडिंग करते होंगे और जरूर कुछ न कुछ सरकार के पास और ईडी के पास होगा। उसी की बिना पे ये चीजें हो रही है। अगर कुछ नहीं होता तो इतनी हिम्मत ना ईडी की थी ना किसी की थी। अब ये हो सकता है कि आपके पास 10% है और आप उसको 100% बना रहे हैं। अगर 0% हो तो फिर आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अगर कहीं थोड़ा सा धुआं उठ रहा है तो आग है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज तो है। लेकिन ममता बनर्जी खाली बिना कुछ होने पे ही इस तरह का मतलब प्रदर्शन करें, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो जनता के सामने लाके भारतीय जनता पार्टी को एक धमकी देने का काम कर रही है। और उसमें हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी का कोई राज उनके पास हो, जिसको वो कह रही हो कि अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो मैं ये कर दूंगी,
और उसी का जवाब देकर लूरा कुश्ती करते हुए शुभेंदु अधिकारी उन पर मानहानि के दावे की बात कर रहे हो, जरूर हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा, सत्ता ये हो जाएगा, इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि दोनों के पास कुछ इस तरह की चीज है। मुझे सिर्फ जुमलेबाजी और लूरा कुश्ती ज्यादा लग रही है इसमें। जी केपी मलिक सर, ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए, तो फिर इससे क्या समझ में आता है? वो धमकी दे रही हैं, वो कह रही हैं कि आप ठीक रहिए नहीं तो हमारे पास भी कुछ है, मतलब क्या इस सेंटेंस से क्या लगता है? नहीं, देखिए, वो तो कहने के लिए राहुल गांधी लगातार चेताते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। वो तो जो विपक्ष में है वो सरकार को कहेंगे ही, लेकिन अगर वो किस चीज की धमकी दे सकते हैं, ऐसा क्या उनके पास हो सकता है, ऐसा क्या ममता बनर्जी कर सकती है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पावर उनके पास है। और अगर उनके पास कुछ है भी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ तमाम लोगों के पास है, बहुत सारे पत्रकारों के पास घोटालों की फाइलें हैं, तो क्या उखाड़ लेंगे वो? क्या कर लेंगी ममता बनर्जी? जब आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसी है, आपके पास तमाम चीजें हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, अमित शाह है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करके ममता बनर्जी को इरिटेट करके उनसे कुछ न, देखिए, आपको मैंने शायद पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि किसी अदालत के एक फिल्मी सीन को अगर आप देखेंगे कि वकील गवाह को इतना इरिटेट कर देता है कि वो उल्टा सीधा बोलता है और वही वो पकड़ लिया जाता है कि देखिए साहब क्या कह रहा है। तो ममता बनर्जी क्या है कि इस तरह के स्टेटमेंट देती रहती है, वो बहुत जल्दी आवेश में आ जाती है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है, वो बहुत जल्दी इस तरह की हरकतें कर देती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको इस तरह की हरकतें करने पर आमादा है? और अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगी तो ईडी को, सीबीआई को आसान हो जाएगा उनको गिरफ्तार करना। जैसे उन्होंने फाइलें ईडी की कार्रवाई में दखलंदाजी की है और ईडी कोर्ट में चली गई है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है, तो अगर इसमें एफआईआर हो जाती है तो 50% काम तो हो गया सरकार का कि उनको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट की तलवार उनके सिर पर लटकी रहेगी। और वो अगर अरेस्ट हो जाती है तो चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात का, ये भी आप देखिए। भाई, दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करके तो आधा काम तो, आधी लड़ाई तो जीत ही ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज है। तो क्या उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता में भी जा रही है? क्योंकि आपने देखा कई सारे पिछले दिनों जजों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल कर रहा है। दूसरा, आपने देखा कि गवर्नर पिछले दिनों किस प्रकार की रिपोर्टें वहां से दे रहे हैं, तो गवर्नर 1 मिनट में वहां गवर्नर रूल लग जाएगा और गवर्नर रूल के तहत अगर चुनाव होगा तो भाजपा के लिए परिणाम सुखद होंगे। तो ये भी तो एक कवायद हो सकती है। तो इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बंगाल में इसलिए भी है कि कई लगभग 100 सीटों पर मेरा मानना है मोटा मोटी कि जहां 25 से 30%, कहीं कहीं 35% भी मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता बनर्जी को जाता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और भारतीय जनता पार्टी उस मुस्लिम वोट को भी बांटना चाहती है। उस पर भी वो स्ट्रेटजी उनकी काम कर रही है। तमाम शाम दाम दंड भेद चल रहे हैं। पिछले दिनों बाबरी मस्जिद की भी बात हुई है। अब उसकी क्या डिटेल है, क्या सच्चाई है, वो मैं यहाँ चैनल पर नहीं जाना चाहता। दूसरी चीज ये है कि हिंदुओं को भी उस तरह से, चाहे बांग्लादेश के माध्यम से हो, चाहे बांग्लादेश की घटनाओं पे, कहानियों पे इरिटेट करना और उनको डराना या इस तरह का मैसेज देना कि देखिए हिंदू खतरे में है, तो भारतीय जनता पार्टी कई एंगल से अपनी तैयारी कर रही है। अब ममता बनर्जी ऐसे में जीत पाएंगी, ममता बनर्जी ऐसे में क्या कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि खबरें वहां से इस प्रकार की आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने भी बीच में सरकारी पैसे से मंदिरों में मंदिर बनाने के लिए और बाकी चीजों के लिए पैसा खर्च किया है, और ममता बनर्जी भी हिंदुओं में एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि नहीं नहीं, हम आपके साथ भी हैं। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों में चर्चा हो गई है कि ममता बनर्जी मंदिरों के लिए पैसा दे रही है, तो मस्जिदों के लिए, तो बाबरी मस्जिद के लिए क्यों नहीं दे रही है? तो क्या इससे क्या मुस्लिमों में भी बंटवारा हो जाएगा क्या? कि अगर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटर में बंटवारा हो गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी हो जाएगी।
और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो उनकी दूसरी इस तरह के लोग हों, वो सबको भेजेगी। और उसके बाद जो है जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोटर में बंटवारा अगर होता है तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी भी वहां पे काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और इसमें कोई दो राय नहीं हमें ये कहने में। मुझे तो कम से कम कोई गुरेज नहीं है कि जो चुनाव का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है या करती है, उसका कोई दूसरा राजनीतिक दल शामिल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज 2 गुनी 3 गुनी ताकत है, चाहे वो सरकार की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, कार्यकर्ता की ताकत हो। तो उस ताकत के बलबूते पे ही जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को हासिल किया है, उसी पैटर्न पे वो बंगाल को हासिल करना चाहती है। इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वहां जाके लड़ रही है। और सामने वाला जो है वो मजबूत है। बिहार की परिस्थितियों में और वेस्ट बंगाल की परिस्थितियों में भी फर्क है, क्योंकि वहां पे लालू का परिवार अलग था, नीतीश कुमार का पता ही नहीं था वो इनके साथ है कि अलग है। तो वहां थोड़ी खिचड़ी अलग बनी हुई थी, यहाँ सीधी खीर सामने रखी हुई है। ममता बनर्जी लाठी लेके खीर के सामने खड़ी हुई है। अब उनकी लाठी कितनी मजबूत है, कितना वो बचा पाएंगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से बैठ जाएगी मुझे नहीं लगता। जी। अच्छा, बात राजनीति से आगे तो नहीं निकल गई है, व्यक्तिगत तो नहीं हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बातें अब आगे चली गई हैं। अब वो राजनीतिक बातें नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएंगे या फिर और चीजें हो जाएंगी, आगे चली गई हैं बातें। देखिए इसमें हिमांशु, अगर आप देखें राजनीति जो करता है उसके लिए पर्सनल कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ सियासी होता है, यहाँ सिर्फ सत्ता के लिए होता है। हम्म, ममता बनर्जी अपने इस तरह के विवादित बयानों भाषणों के लिए जानी जाती है। वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी सफाई पे उतर आती हैं। मैंने बहुत लंबे समय से पार्लियामेंट में भी उनको देखा है। कई बार लालू उनके ऊपर कटाक्ष करते थे जब कांग्रेस गठबंधन था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि वो इस तरह के बयान देती रहती है। और वो पर्सनल या निजी तौर पे ले रही है ऐसा नहीं है, वो भी एक सियासी दल की मुखिया है, एक बड़ा सियासी दल मजबूत चलाती है। इतने दिनों से उनकी सरकार वेस्ट बंगाल में चल रही है। ये खाली पर्सनल और निजी तौर पे मामला हो, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। और अमित शाह से उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई निजी मामला नहीं है। ये सब सत्ता का मामला है, ये सब पार्टी का मामला है, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।